हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। सीधी बात नो बकवास, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम केमिस्ट्री के जासूस बनने वाले हैं और आज हम क्या करेंगे, एसिड और बेसिस की जासूसी करेंगे। ठीक है। तो अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी के तीन सबसे बड़े किरदार हैं, एसिड, बेस और साल्ट और लवण, कि हम क्या करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की क्लास में विज्ञान भी होगा और मजे भी होंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी पिछली क्लासेस कौन कौन सी थी। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी डिमांड पे ही लाया गया है। तो अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट्स हो या बोर्ड से इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चंस हो या क्वेरी हो इस चैप्टर को लेके, तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एसिड एंड बेसिस। तो आज का मेन्यू इस तरह से है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, एसिड और बेसिस के बारे में पता करेंगे और उनसे दोस्ती करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडिकेटर्स, हमारे कुछ इंडिकेटर्स हैं जो ये पता करते हैं कि जो जासूसी किसके बारे में हम कर रहे हैं, कि ये एसिड है या बेस है, वो जासूस का काम करेंगे इंडिकेटर्स। और वो उन जासूसों में कौन कौन से इंडिकेटर्स है, कुछ नेचुरली पाए जाते हैं और कुछ कृत्रिम भी हैं। तो ये डिटेल्ड में सारे पॉइंट्स में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद फिर हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस की केमिकल के प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद फिर ये देखेंगे, ये चेक करेंगे कि एसिड और बेस जो है वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है। तो हम उसके बारे में देखेंगे कि एसिड या बेस सोल्यूबल इन वाटर और नॉट। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। पीएच स्केल क्या है, एक तरह से बेस और एसिड के स्ट्रेंथ को नापता है कि कौन कितना पावरफुल है। भाई एसिड पावरफुल है या बेस पावरफुल है। ठीक है। उसके बारे में हम जानेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, पीएच स्केल के बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो हमारा पीएच का क्या है, हमारे डेली डे टू डे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम साल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और साल्ट से हमारे जो भी नेचुरली जो मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, कहाँ कहाँ से साल्ट, वो उसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद फिर वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो साल्ट में जो क्रिस्टलाइजेशन या वाटर के अणु उपस्थित रहते हैं और उनका क्या महत्व है, उनका रोल क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन टू द एसिड। तो एसिड के बारे में हम यहाँ पे उनसे दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हम ये पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि इंट्रोडक्शन टू द एसिड इन बेस। तो एसिड क्या है, एसिड के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि एसिड आखिर है क्या। एसिड, तो अ, आप बचपन में क्या मतलब नींबू या आम तो खाए होंगे। जैसे ही आम आपको आम दिखता है तो आपके मुंह में पानी सा आ जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, ये जो आम होता है या जो नींबू है वो खट्टा होता है। तो खट्टे से आपको याद आता है कि ये एक तरह से एसिड का ही कमाल है, जिसके कारण ये आपको नींबू या आम खट्टा सा लगता है। बट एक मैं इंपॉर्टेंट बात ये बताता हूं कि जैसे ये एसिड का ये प्रकृति होती है कि एसिड जैसे ही देखता है ब्लू लिटमस को, एकदम आग बबूला हो जाता है और नीले लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो ये एसिडिक नेचर किसके कारण होता है, वो होता है कि जो ये एक्वस, इसकी मतलब जो एक्वस अवस्था में क्या करता है, एस प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। ये इसी की प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये एसिडिक नेचर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, द एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो ये एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन या H3O प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण ये एसिडिक नेचर का होता है।
अब हम यहाँ पे देखें कि ये बेस क्या है। तो अगर बेस के बारे में जानना है तो जैसे कि आप ये जैसे साबुन वाबुन का यूज तो करते ही होंगे, तो गलती से आपके मुंह में अगर ये साबुन का कुछ पार्ट मतलब चला जाता है या साबुन थोड़ा सा चला जाता है तो क्या लगता है एकदम कड़वा सा बीटर मतलब कड़वा सा लगता है। तो ये इसका जो टेस्ट होता है ये बीटर होता है, मीन्स कि ये कड़वे होते हैं। जैसे कि आपने करेले का जूस पिया होगा तो वो सेम उसी कड़वे टेस्ट के होते हैं, वो बेसिस की नेचुरल मतलब आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि बेस है कि नहीं है। वैसे आपको टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, इसको हम अगर मतलब किसी कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्रोडक्ट ये क्या जो कोई कंपाउंड है वो बेस है या नहीं है, तो उसमें क्या है नील मतलब लिटमस पेपर का यूज करेंगे। तो ये क्योंकि ये जासूस है, ये बताएगा कि भाई ये एसिड है या बेस है, तो उसी का हम ये इस जासूस की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या है कि अगर ये जैसे एसिड की तरह आग बबूला नहीं होता है, बल्कि ये क्या करता है रेड रेड लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बेस है या नहीं है। और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसिस थोड़ा सा सोपी टाइप होते हैं, साबुन चिकना पदार्थ टच करने पे ये चिकना चिकना सा लगता है। इसका भी आप यूज करके आप पता कर सकते हैं कि ये बेस है या नहीं है, बट इन्हें टेस्ट नहीं करना है, ये आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। तो अभी यहां पे हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन से एसिड होते हैं, कौन से बेस होते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूंगा, आप ये स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। बट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से हम कैसे पता करेंगे कि एसिड है या बेस है। और यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज या मतलब कोई जैसे कि इसका आइडेंटिफायर या जो जासूस की तरफ बोलते हैं जिसको इंडिकेटर्स जिसको बोलते हैं, उससे आप कैसे पता करेंगे ये भी मैंने बता दिया। तो वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इसका थोड़ा सा और डेप्थ में बताता हूं, जैसे बेस के बारे में। द बेसिक नेचर ऑफ यहाँ पे सब्सटेंस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो ये क्या बोल रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में ये OH माइनस आयन जो बनता है उसी के कारण ये बेस का बेसिक नेचर होता है। तो ये एसिड कैसे होता है, तो वहां पे क्या है H प्लस आयन निकलता है या H3O प्लस आयन निकलता है एक्वस सॉल्यूशन में, जिसके कारण वो एसिडिक होता है। और एसिडिक नेचर की प्रकृति है कि वो क्या करता है नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो देखते ही आग बबूला हो जाता है। और बेस क्या है, बेस क्या करता है लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट करता है। तो वो एक दूसरे के एंटी हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अब मैं आपको एक लिस्ट देता हूं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एसिड हैं और कौन से बेस हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है HCl, HCl, H2SO4 एंड यहाँ पे नाइट्रिक एसिड HNO3 दिया हुआ है। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना हुआ। उसके अलावा भी दिया हुआ है एस्टिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो उससे आपको बताना है कि एसिड है कि बेस है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं कि एसिड है कि बेस है। चलिए मैं ही बता देता हूं। यहां पे देखिए जो HCl है, HCl एक एसिड है, ठीक है। HCl हो गया, H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, ये इनके एसिडिक नेचर हैं। जबकि यहां पे जो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सब बेसिक नेचर के हैं, क्योंकि ये एक्वस अवस्था में ये OH माइनस को प्रोड्यूस करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे एसिड और बेसिस से दोस्ती कर ली है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और इनके जो सूचक हैं जो इनकी जासूसी करते हैं कि ये एसिड है या बेस है, उसके बारे में हम थोड़ा और डेप्थ में जानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। अच्छा, उससे पहले हम एक एक्टिविटी को करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब सॉल्यूशन। मतलब 3 टेस्ट ट्यूब आपको दिया गया है।
और उसमें से वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर कंटेन्स एसिडिक सॉल्यूशन एंड और थर्ड वन कंटेन्स बेसिक सॉल्यूशन। तो तीन कंटेनर है, उसमें एक न्यूट्रल सॉल्यूशंस है, डिस्टिल्ड वाटर है क्योंकि, और एक एसिडिक है और एक बेसिक है। तो अब उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से में एसिडिक है, कौन से में बेसिक है और कौन से में डिस्टिल्ड वाटर है, उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे मैंने जो प्रॉपर्टी आपको बताई है, ठीक है, लिटमस पेपर का यूज करके। तो मैं तीन कंटेनर यहां पे बता देता हूं, बनाता हूं। फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। तो ये तीन कंटेनर आपके सामने दिए गए हैं। अब आपको लिटमस पेपर दिया जाता है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके करते हैं। आपके पास लिटमस दिया गया है, लिटमस पेपर वो वायलेट कलर का होगा। नॉर्मल में जो लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर होता है वो वायलेट कलर का होता है। अब हम क्या करेंगे, इस लिटमस पेपर को फर्स्ट में डिसॉल्व करते हैं। तो अब मान लीजिए जैसे ही आपने फर्स्ट वाली कंटेनर में डुबोते हैं तो उसका जो कलर है मतलब सेम रह गया, तो वो डिस्टिल्ड वाटर है। मान लीजिए वो कलर फर्स्ट केस में सेम रह गया, सेम कलर मींस ये डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, अगर फर्स्ट कंटेनर में आपने डाला और उसका जो कलर है चेंज नहीं हुआ तो वो डिस्टिल्ड वाटर ही रहेगा, क्योंकि वो ना एसिडिक नेचर का है ना ही बेसिक नेचर का है। जबकि हमने पढ़ा था अगर वो एसिडिक एसिड रहेगा और उसमें आप लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो नीले को लाल कर देगा, क्योंकि एसिड देखते ही एकदम आग से लाल बबूला हो जाता है। अब मान लीजिए सेकंड में हमने डाला और सेकंड में ये कर दिया, रेड कलर का कर दिया, रेड कलर। तो अब आपको क्या समझ में आएगा कि ये एसिडिक नेचर का है, एसिडिक नेचर। ठीक है, लेकिन अगर फिर से आपको ये तीसरा जो कंटेनर बचा हुआ है, थर्ड कंटेनर, उसको हमें पता करना है कि एसिडिक है कि नेचर बेसिक है। तो हमें पता चल गया कि ये दो तो हमारे, एक तो डिस्टिल्ड वाटर हो गया और एक रेड को कन्वर्ट किया, तो ये एसिडिक नेचर का है। तो फिर हम क्या करेंगे, थर्ड कंटेनर में जैसे ही डालेंगे कि वो रेड कलर का जो, रेड कलर का हमारा जो इंडिकेटर है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने सेकंड में मतलब डिबोया था लेकिन वो ब्लू में कलर में कन्वर्ट हो गया था, तो वो क्या कहलाएगा, वो बेसिक का हो जाएगा। उसके बाद फिर हम थर्ड क्या, एसिडिक नेचर को पता कर लेंगे। अब हम कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। शायद ये कोई टीचर्स आपको डिस्कस करे या कोई बताए, मुझे नहीं लगता कि वो क्लास 10th लेवल पे ये इतने सारे पॉइंट्स को बताता होगा। तो आप जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे कि जैसे लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ये फ्लोरीन, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये एलिमेंट्स हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे। और टॉप टू बॉटम जाने पे कार्बन, सिलिकॉन और इसके बाद नाइट्रोजन। फिर जैसे यहाँ पे देखिए तीन तीन इसके वैलेंसी है, तीन तीन। तो ऐसे टॉप टॉप टू बॉटम जाने पे और लेफ्ट टू राइट जाने पे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है उसको हम समझेंगे, बहुत डेप्थ में समझेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये बोल रहा है कि टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज कर रहा है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करेगा, एसिडिक मतलब एसिडिक कैसे होता है, तो मोर एच प्लस आयन जो इजिली दे दे या मोर एच प्लस आयन दे तो वो एसिडिक नेचर का होगा। आपने हमने ये उसके डेफिनेशन में पढ़ा है, जो एच प्लस आयन देता है वो एसिडिक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए एच एफ से HCl की ओर हाइड्रोफ्लोराइड से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड तक जाते हैं टॉप टू बॉटम में। तो क्या है, बोल रहा है मोर एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ।
और डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये इसलिए बोल रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम जाने पे ये जो Cl माइनस है, जो न्यूक्लियस इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों दूर होते जाते हैं और जो उनका अट्रैक्शन रहता है, समझ रहे हैं, तो वो कम होता जाता है, जिसके कारण ये H और Cl माइनस ये इजिली एक्वस अवस्था में H प्लस आयन दे देता है, जबकि जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा होती है और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल किए रहता है। तो वो क्या है, एच एफ माइनस में, मतलब एफ माइनस में इजिली कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो एच प्लस नहीं दे पाता है। तो इसलिए ये बोल रहा है टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है और बेसिक स्ट्रेंथ घटता है। और ठीक इसी प्रकार से लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है और बेसिक स्ट्रेंथ घटता है। तो ये आपको एक पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आपको याद दिमाग में रख लेना है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा कैसे, टॉप टू बॉटम जाने पे और लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बेसिक स्ट्रेंथ उसके अपोजिट में घटेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक बहुत ही मजेदार पॉइंट्स। अब हम क्या करते हैं, अभी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं इसके एसिडिक और बेसिक नेचर्स में जो प्रकृति में उपलब्ध है। एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस, यहां पे देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो बैटरी का एसिड, बैटरी एसिड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हैं, ये जो बैटरी का एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स हैं। उसके बाद फिर लेमन जूस, गैस्ट्रिक एसिड्स, विनेगर, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं। वहां पे चलिए पीएच स्केल के बारे में बाद में हम डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडिकेटर्स। अब हम क्या करेंगे, ये जासूस के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जानेंगे कि कौन कौन से जासूस हैं जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करवाते हैं। तो ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि इस इंडिकेटर्स के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स मैंने आपको बहुत बहुत पहले ही बता दिया हूं। तो हम यहां पे पढ़ने वाले थे केमिस्ट्री के जासूस के बारे में। तो ये लिटमस पेपर की तरह ही हमारे पास कई सारे और भी जासूस हैं जिन्हें हम सूचक बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब यहां पे देखिए, जैसे कि मैं कुछ सूचक के बारे में आपको दिखाता हूं। जो प्राकृतिक सूचक हैं, प्राकृतिक सूचक में लिटमस एक बड़ा उदाहरण है जो हमेशा मैक्सिमम बहुत सारे जगहों पे यूज किया जाता है। तो ये हमारा एक हीरो है। हीरो कैसे है, क्योंकि ये इंडिकेटर ऐसा है, इसका जो नेचुरल नेचर होता है वो कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। और ये लाइचेन लाइकेन नामक, मतलब लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। और लाइकेन ये बहुत जगह प्राप्त होता है, जैसे कि काई के रूप में या पेड़ पौधे पे या दीवालों में, वहां से लाइकेन से ये पर्पल कलर का डाई एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये एक तरह से सूचक का काम करता है। और ये क्या करता है, ये नेचुरली तो पर्पल कलर का होता है, लेकिन अगर ये इसका कांटेक्ट एसिड एसिड से होता है या एसिडिक नेचर के सॉल्यूशन से होता है, तो वो एसिड मैंने आपको बता दिया तुरंत क्या करेगा, ये लाल में कन्वर्ट कर देगा। और फिर अगर इसका इसका कांटेक्ट बेसिक नेचर से होता है तो ये तुरंत क्या करेगा, रेड मतलब ब्लू कलर में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो यही इसमें बोल रहा है कि पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, ये लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, इट्स कलर इज पर्पल। तो ये न्यूट्रल न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या करता है, इसका जो कलर है वो पर्पल कलर का होता है।
और ये क्या करता है, एसिड एसिड को रेड में कन्वर्ट कर देता है एंड बेस को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं, ये जो नेचुरली है, टर्मरिक, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। और आपने देखा भी होगा, आपके जैसे सफेद कपड़े में कोई धब्बा लग जाता है कि जैसे हल्दी लग गई तो पीले कलर का धब्बा लग गया, तो उसमें क्या होता है कि उसको छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे उसको साबुन उस पे लगाते हैं, मान लीजिए उस पे आपने बेस लगा दिया, तो वो क्या करता है, थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, उसमें जैसे आप साबुन लगाते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर का कन्वर्ट हो जाता है। परंतु जैसे ही उसको फिर से आप पानी में डालते हैं वो तुरंत येलो कलर, येलोइश कलर का हो जाता है। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर्स है, इसका भी यूज आप कर सकते हैं। तो मतलब कि अगर ये टर्मरिक कैसे कैसे दिखाता है कलर के अकॉर्डिंग, तो ये टर्मरिक ऐसा सूचक है, ये सॉफ्ट मतलब बेसिक अवस्था में आने पे ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा और तुरंत वाटर की उपस्थिति में ये क्या करेगा, पुनः मतलब येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो टर्न्स येलो अगेन व्हेन रिंस्ड विथ वाटर, तो वाटर से जैसे इसको धुलते हैं ये तुरंत येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट सूचक की ओर चलते हैं। अब उसके दूसरे सूचक कौन कौन से, मतलब उसके अलावा कौन कौन से सूचक हैं, तो रेड कैबेज लीव्स, लाल गोभी का जो पत्ते रहते हैं वो एक तरह से सूचक का काम करते हैं, रेड कैबेज लीव्स। और यहां पे देखिए कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स लाइक हाइड्रोनेजिया, पिटूनिया एंड ग्रेनियम कैन आल्सो एक्ट एज इंडिकेटर्स, तो ये भी इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं। उसके अलावा सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में हम जानते हैं। अब यहां पे देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब कृत्रिम इंडिकेटर्स हैं। तो ये इसका एग्जांपल कौन कौन सा है, यहां पे आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फथैलीन आर कॉमन सिंथेटिक इंडिकेटर्स यूज्ड इन द लैबोरेटरीज, तो जो लैबोरेटरी में वो जो इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, ये उसके दो उदाहरण है, मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फथैलीन। तो दो एग्जांपल्स है जो ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स या मतलब कृत्रिम इंडिकेटर्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या है ना, ये मैनमेड इंडिकेटर्स हैं, ये मैनमेड जासूस है जो एसिडिक और बेसिक नेचर का पता लगाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और इंडिकेटर्स के बारे में देखते हैं, ओलिफैट्रिक इंडिकेटर्स। ओलिफैट्रिक इंडिकेटर्स क्या है, इसके गंध से हम पता लगाएंगे कि ये ओलिफैट्रिक इंडिकेटर्स हैं या नहीं है। तो कुछ गंध से भी आपको ऐसे इंडिकेटर्स है जो कलर की बजाय गंध से आपको पता चल जाता है कि ये एसिडिक नेचर का है वो या बेसिक नेचर का है। तो यही बोल रहा है, दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट आउटडोर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया। एग्जाम्पल के रूप में इंक्लूड फाइनली चॉप्ड ओनियंस, जो एकदम अच्छे से कटा हुआ प्याज हो, उसका भी कलर मतलब गंध से पता चल जाता है इसका नेचर कन्वर्ट हो रखा है। और या तो जो क्लोव का क्लोव ऑयल, वो भी एक तरह से इंडिकेटर्स है, ओलिफैट्रिक इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल है। तो हमने यहाँ पे सूचक के बारे में पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, एसिड और बेस। अब हमने यहाँ पे एसिड और बेस के बारे में मतलब उनसे दोस्ती कर लिया, उनके बारे में पता कर लिया है कि कौन कौन से एसिडिक होते हैं, कौन कौन से बेसिक नेचर के होते हैं, कौन कौन से बेस हैं। और उनके जासूसों के बारे में पढ़ लिया कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है। अब हम क्या करेंगे, उनके अगर हमें एसिड और बेस के बारे में पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। उससे पहले कि मैं स्टार्ट करता हूं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है,
अभी देखिए, हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी करवाता हूं। यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए, ऐसे आपको मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं बना के एकदम फॉर्मेट टाइप का। एक आप फ्लास्क लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसको स्टैंड में लगा देंगे, और उसमें क्या है कि जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े आपको वहां पे रखने हैं, उसमें डाल डाल देना है। जिंक के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और उसके बाद फिर उसमें डाइल्यूट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसमें डाइल्यूटेड H2SO4 को उसमें डालना है। अब उसके बाद फिर देखना है कि आपको गैस निकल रही है नहीं है, तो और जो उससे जो गैस निकलेगी उसको हम क्या करेंगे, एक डिलीवरी ट्यूब से साबुन के पानी से भरे हुए ट्यूब में उसको अंदर की ओर डालेंगे, जिससे कि वो गैस उसमें निकले। और साबुन का आपका नेचर, प्रकृति पता ही है, वो क्या करता है, अगर उसमें साबुन घुला हुआ है पानी में तो वो बुलबुले के रूप में ऊपर एयर में आता है। तो वही है, वो गैस एक बुलबुला बना के गैस बाहर निकलेंगी। अब ये जो गैस बाहर निकल रही है वो कौन सी गैस है, और एसिड का, ये सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड पता ही है हमें, यहाँ पे जिंक भी दिया हुआ है, तो ये कौन सी गैस निकलेगी हम उसको पता करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक कैंडल लेंगे, कैंडल लेंगे, और उस जो बुलबुले निकल रहे हैं उनके सामने लेके आएंगे जलते हुए कैंडल्स को। तो जैसे ही पॉप की आवाज आती है, पट चट चट की आवाज आती है, ये आपको दिखाता है कि ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया, विजुअलाइज करा दिया कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये सल्फ्यूरिक एसिड का कोई भी मेटल है। यहाँ पे जो जिंक का ग्रेन्यूल्स है, जिंक का जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं, वहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं, उसको क्या करेंगे हम, वो कैंडल, जलती हुई कैंडल्स को लेके जाएंगे। तो जैसे ही अगर पॉप मतलब चिट चिट की आवाज आती है तो उससे पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब उसके बाद इस एक्टिविटी को करने के बाद हम मतलब इतना हमें सेटअप करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कुछ आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स? जिंक ग्रैन्यूल्स के सरफेस पे आप क्या देखते हैं? छोटे छोटे बुलबुले निकलने लगेंगे गैस के, जैसी मतलब डाइल्यूटेड H2SO4 उसके साथ कांटेक्ट करता है, छोटे छोटे बुलबुले निकलने लगते हैं। पास द गैस, अब ये जो गैस निकल रही है, पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशंस, इस जो गैस को सोप के सॉल्यूशन में आपको गुजारना है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। उसके बाद फिर टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फील्ड बबल्स, और ये इस गैस के पास यहाँ पर बर्निंग कैंडल्स को लाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखेंगे यहाँ पे, रिपीट। अब उसके बाद फिर वही आवाज आती है पॉप की, तो ये इससे पता चलता है हाइड्रोजन गैस है। अब इस एक्टिविटी को क्या करना है आपको, बेसिस के साथ, बेस के साथ, जैसे कि आप तनु तनु H2SO4 लिया, या एक्वस H2SO4 या लिया था, उससे आपने जिंक ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन करवाया, ठीक इसी प्रकार से वहां पे H2SO4 की जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, और फिर आप देखेंगे कि कौन सा रिएक्शंस होता है और उसमें कौन सी गैस निकलती है। इस एक्टिविटी को आपको करना है प्रैक्टिकल लैबोरेटरी में जाके, और बहुत ही केयर, सावधानी के साथ। ठीक है, तो फिर वही सेम मैं बता देता हूं, सेम वही आपको हाइड्रोजन गैस निकलती है, सेम उसका भी आवाज आती है। तो इस एक्टिविटी को करने के बाद हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है, फाइनल हमारा ये निकलता है कि सारे अप्रोक्स ऑल द मेटल्स, इसका रिएक्शंस विथ मेटल्स, एसिड का रिएक्शन विथ मेटल्स में हमें क्या रिजल्ट निकलता है कि एसिड प्लस मेटल आपस में रिएक्ट करके यहाँ पे एक साल्ट बनाते हैं, और एक गैस इवॉल्व होती है, जो गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। और हाइड्रोजन गैस की मतलब अवेलेबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, वो एक जलते हुए कैंडल्स को आपको वहां पे लेके जाना है गैस के बुलबुले के पास। साबुन वाले जो बुलबुले निकलते हैं ना गैस, हाइड्रोजन गैस के साथ, उसके पास अगर आप जलते हुए कैंडल्स को लेके जाएंगे तो वो वहां पे आवाज आती है। तो उसी से हमें पता चलता है
कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। और फिर इसका जनरलाइज्ड फॉर्म, एक जनरल इक्वेशन आपको प्राप्त होता है कि एसिड प्लस मेटल, कोई एसिड है और मेटल आपस में रिएक्ट करके साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी ही निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। और एक केमिकल प्रॉपर्टीज है कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ कांटेक्ट में आती है तो हमेशा वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन टू द पॉइंट क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी बोर्ड के एग्जाम्स हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स हो। तो इस प्रॉपर्टीज का यूज मतलब क्वेश्चंस आपको आ सकता है कि भाई अगर कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे कौन से रिएक्शंस होंगी, यहाँ पे या तो उसमें क्या प्रोडक्ट निकलेगा। तो एक साल्ट बनता है और एक हाइड्रोजन गैस, जो मैंने आपको दिखा दिया। अब हम यहाँ पे लिखता हूं इसके कुछ एग्जांपल्स, इसी के एग्जांपल्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द जिंक ग्रैन्यूल्स। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो उससे कौन से रिएक्शंस होता है मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया हूं। और फिर यहाँ पे एग्जांपल्स भी मैंने दिखा दिया। इसका रिएक्शन कैसे होगा वो देखते हैं। जिंक जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं। यहाँ पे सॉलिड अवस्था में जिंक रहेगा और H2SO4 ये एक्वस अवस्था में रहेगा, डाइल्यूटेड रहेगा। जैसे ही आपस में रिएक्ट करते हैं फिर क्या बनता है, यहाँ पे जिंक सल्फेट एक साल्ट है, ये भी सॉलिड अवस्था में रहेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को उससे जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया उसी के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल आपको दिख ही रहा है, ये स्क्रीन, ये जो इमेज है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूं, ये प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया हूं। अब उसके बाद हम देखते हैं, हमने तो देख लिया कि ये मेटल्स एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बेस कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर आपके एसिड की जगह आपको मेटल के पास अगर कोई बेस को लाया जाता है तो वो रिएक्शन कैसा होता है उसके बारे में देखते हैं। तो सेम वही प्रैक्टिकल है। यहाँ पे H2SO4 की जगह पे क्या करेंगे, तनु बेस को लाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो बेसिस हैं सारे। तो उनको अगर हम आपको मेटल के पास लाते हैं तो वही सेम रिएक्शंस होती है, वहां पे H2SO4 प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक इक्वेशन आपके सामने दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक का ग्रैन्यूल्स। तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनता है, वो एक साल्ट है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इसी हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करेंगे, वही सेम, व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर अ बबल फिल्ड विथ हाइड्रोजन इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। तो ये पॉप साउंड के अकॉर्डिंग आपको दिखता है, ठीक है। अब हमने इतनी बातें कर ली हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद एसिड। तो मेटल के कार्बोनेट्स और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स अगर एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, अब इस टॉपिक में हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमने मेटल और एसिड के साथ रिएक्शन देख लिया। अब यहाँ पे एसिड अगर है, एसिड का मेटल के कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे रिएक्शन करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड्स। तो इसमें ये क्या होता है, एसिड रिएक्ट्स विथ ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस अ करस्पॉन्डिंग साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशंस और रिएक्शंस है। तो इसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि अगर एसिड का मतलब से हमें पता करना है कि ये मेटल के कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं या नहीं है, तो वो उसको क्या करना है, वो उसके साथ आप अगर मतलब ये जैसे एक बहुत प्रैक्टिकल टाइप का है कि आपके पास कोई भी मेटल कार्बोनेट्स मेटल दिया गया है, वो उसको पता करना है मेटल के कार्बोनेट्स हैं या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं या नहीं है। तो आपको उसको क्या करेंगे, आपको एसिड पता रहेगा और एसिड से आपको उनका रिएक्शन करवाएंगे। तो उसमें क्या साल्ट निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर निकलेगा। तो भाई जो तुमको अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है ना, उसको आपको क्या करना है, लाइम वाटर से पास कराना है। और लाइम वाटर से पास कराने के बाद अगर दुधिया रंग का हो गया तो एकदम श्योर हो जाएंगे कि ये मेटल के कार्बोनेट्स हैं या मेटल के बाइकार्बोनेट्स हैं, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं। तो ये रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए यही बोल रहा है,
एसिड रिएक्ट्स विथ ऑल मेटल्स, एसिड क्या करते हैं, सभी मेटलों के साथ रिएक्शन करके, मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन करके क्या करता है, साल्ट, कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को बनाता है। तो ये इसका एक जनरल इक्वेशन है। मेटल के कार्बोनेट्स है, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, और एसिड उनके साथ आएगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, प्लस वाटर। तो साल्ट में साल्ट कुछ भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, ये आपका इक्वेशन होगा। अगर उसके साथ कोई भी मेटल के कार्बोनेट्स या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स उसके साथ आते हैं, किसके साथ आते हैं, एसिड के साथ, तो ये आपका बनेगा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, सेम हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें क्या है, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, HCl ले लेंगे, यहाँ पे HCl, डाइल्यूटेड HCl ले लेंगे, और मेटल है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट्स या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या सोडियम बाइकार्बोनेट्स ले सकते हैं, और यहाँ पे डाइल्यूटेड HCl है। अब उसमें क्या है कि आपको मैंने बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस होता है, और CO2 प्रोड्यूस होता है, और होता है कि नहीं होता है, कैसे उसको क्या करेंगे, उसको उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में हम पास कराएंगे, तो जिससे पता चलेगा कि ये उसका अगर रंग दूधिया कलर का हो जाता है, या तो उससे हमें पता चलता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, या तो जो मेटल हमने जो वो लिया था वो एक तरह से मेटल के कार्बोनेट्स हैं, या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं। तो एग्जांपल मैंने दिखा देता हूं, यहाँ पे सोडियम Na2CO3 सॉलिड, ये सोडियम के कार्बोनेट्स हैं, ये मेटल है। इसी को हमें पता करना है कि ये सोडियम के कार्बोनेट्स हैं, मतलब मेटल कार्बोनेट्स हैं या मेटल बाइकार्बोनेट्स हैं या नहीं है, तो उसको तने HCl के पास लेके आएंगे, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एक साल्ट बनेगा, साल्ट प्लस वाटर एंड यहाँ पे CO2 गैस। ये जो CO2 गैस है, यहाँ पे सोडियम, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, भाई सेम यहाँ पे एसिड प्लस यहाँ पे साल्ट बनेगा, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो सेम इक्वेशन ऐसे पास होगी। अब उसके बाद फिर क्या करना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मेटल के कार्बोनेट से कोई भी रिएक्शन होता है एसिड का, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और निकल रही है या नहीं निकल रही है उसको कैसे बात करेंगे, तो वेन जो गैस को कलेक्ट करके पास थ्रू द लाइम वाटर या सोल्यूशन से पास करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, इट टर्न्स इट मिल्की, ये दुधिया कलर में इसको कन्वर्ट कर देता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट निकलता है, मतलब ये जो अघुलनशील होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर में, चूना पानी में गुजारते हैं, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स निकालता है, और क्या बनाता है, कैल्शियम के कार्बोनेट्स बना देता है, तो वही इसी के कारण ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होता है, और इसी से दूधिया कलर का होता है। अब ये देखिए, ये बात करने के मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानने की उत्सुकता होती है, तो भाई अगर मैं और भी कार्बन मिला दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बनेंगे, और ये घुलनशील होता है, और इसका दुधिया रंग पुनः फिर से गायब हो जाता है। तो इसका इक्वेशन यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन प्लस वाटर प्लस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बनाएगा, ये सॉल्युबल इन वाटर, इसका दुधिया कलर गायब हो जाता है, मिल्की यहाँ पे रिमूव, तो ये जो मिल्की कलर रहता है ना इसका, वो गायब हो जाता है अगर एक्स्ट्रा हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट्स विथ ईच अदर। तो अब हमने इतनी सारी बातों को देख लिया, मेटल के कार्बोनेट्स और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कैसे एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और हाँ,
वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि वो भी आपकी तरह भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा करें और अच्छे परसेंटेज को लाएं। और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी ये जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप ये कमेंट में बोलते हैं कि मुझे ये वीडियो रिक्वायर्ड है तो